स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताना। अच्छा, शेयर हो गई स्क्रीन। नो सर। अच्छा, अब देखिए। चलो। अच्छा, कल वाली क्लास में हमने ये एफएमडी को पढ़ा था। ऐसे जो जो क्वेश्चंस थे आपको बताए थे। आज हमारी जो नेक्स्ट वायरल डिजीज है वो है रिंडर पेस्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका? रिंडर पेस्ट इसका नाम है। इसको कहा जाता है केटल प्लग। ये नाम भी आपने याद रखना है पेपर के हवाले से। केटल प्लग किसको कहा जाता है? रिंडर पेस्ट को कहा जाता है। ये भी सेम। वहां पे ना इसमें भी छाले वगैरह बनते हैं, जो है ना वेजिकल्स वगैरह। बट ये केटल में स्पेसिफिक है। बुखार ज्यादा होगा, नेजल डिस्चार्ज, डायरिया वगैरह होता है। तो स्टमाटाइटस, माउथ में इन्फ्लामेशन हो जाएगी। गेस्ट्रो एंटरटाइटस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से डायरिया होते हैं। डिहाइड्रेशन। तो ये चीजें होती हैं। इसका काजेटिव एजेंट क्या है? ये आपने याद रखना है। इसका है मोरबिली वायरस। और इसकी फैमिली जो है वो है पैरामेक्सोवेरिडाई। वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली है ये। तीन चार आपको अभी नजर आएंगे वायरल प्रॉब्लम जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये पेपर के हवाले से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से हैं वो पैरामिक्सो वाले। वो देखते हैं नीचे। पैरामिक्सो वेरिडाई इसकी फैमिली है और मोरबिली वायरस से ये होता है। ठीक है। बाकी इसमें और एज सच इम्पॉर्टेंट चीजें नहीं है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे अक्यूट फेब्राइल जो है ना, शॉर्ट फीवर होता है, कभी सडन आता है, कभी जो है ना ज्यादा आता है। और हाईली कंटेजियस डिजीज है ये भी। जल्दी एनिमल्स में को जो है ना स्प्रीड हो जाती है डिफरेंट एनिमल्स में। उसके बाद जो है ना स्टमाटाइटिस आपको बता दिया, गेस्ट्रोएंटेराइटिस, डिहाइड्रेशन, ये चीजें। काजेटिव एजेंट क्या है? मोरबिली वायरस, पैरामिक्सो वेरिडाई। सेम एफएमडी की तरह इसमें भी चीजें होती हैं, बट इसमें डायरिया और इंटेस्टाइन ज्यादा, सॉरी स्टमक एंड इंटेस्टाइन ज्यादा इफेक्ट होते हैं। और वहां पे तो आपने देखा था सिर्फ छाले बन रहे थे मुंह पे और फुट पे, और उसके साथ उडर रीजन पे। यहाँ पे जो स्टमक वगैरह है वो भी इफेक्ट हो जाता है। बाकी वही चीजें लिखी हुई हैं। सच कोई इंपॉर्टेंट यहाँ से चीज नहीं है। ये सारे नेक्रोटिक लेशन ओरल कैविटी में, ठीक है, लोअर लिप्स में, चीक्स के नियर। तो इसके अंदर क्या बनते हैं? ये लेशंस वगैरह बनते हैं। तो यहाँ से क्या चीज आपने जो पेपर के हवाले से याद रखनी है, सबसे पहले कि ये डिजीज एलिमिनेट हो चुकी है पाकिस्तान से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी डिजीज जो है वो पाकिस्तान से एलिमिनेट हो चुकी है। एलिमिनेट का क्या मतलब है? बिल्कुल खत्म हो जाना। तो ये डिजीज आपको अभी नजर नहीं आएगी, रिंडर पेस्ट। ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आई थिंक सो साल इसका मुझे याद नहीं है कंफर्म, 2010 या उसके बाद। ये रिपोर्ट के मुताबिक कि ये डिजीज पाकिस्तान से खत्म हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन 2014 में आया था वेटनरी ऑफिसर के पेपर में कि कौन सी डिजीज पाकिस्तान से कंप्लीटली इलिमिनेट हो चुकी है। वो आपने याद रखना है, रिंडर पेस्ट है, जिसको कैटल प्लग कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन है ये एक। दूसरा इसका काजेटिव एजेंट मोरबिली वायरस, पैरामिक्सोवेरिडाई। बाकी और इसको कैटल प्लग कहा जाता है, और इसका सच कोई इंपॉर्टेंट साइन नहीं है, वही एफएमडी की तरह है। बट इसमें क्या चीजें होती हैं? डायरिया वगैरह होता है या इंटेस्टाइन डैमेज होता है। फिर दूसरी, तीसरी हमारी वायरल डिजीज कौन सी है? पेस्ट डेस पेटाइटस रूमिनेंट, जिसको पीपीआर कहा जाता है। और इसको कहा जाता है गोट प्लग। ये किस में होती है? सबसे ज्यादा गोट में होती है पीपीआर। और कैटल प्लग किसको कहा जाता है? रेंडर पेस्ट को कहा जाता है। और इसको सीडो रेंडर पेस्ट भी कहा जाता है। तो ये दो नाम आपने इसके थोड़े से जहन में बिठाने, पीपीआर के गोट प्लग
और उसके साथ साथ सीडो रिंडर पेस्ट भी इसको कहा जाता है, पेस्ट देस पेटाइटस रूमिनेंट। ठीक है, अभी इसकी क्या क्लासिफिकेशन है फर्दर वो देखते हैं। ये भी इसकी तरह ही है, क्या कहते हैं, रिंडर पेस्ट की तरह हाईली कंटेजियस डिजीज है ये भी। उसके बाद ये स्मॉल रूमिनेंट जितने भी हैं, गोट वगैरह, उनको ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये आप, क्योंकि नाम ही इसका है गोट से रिलेटेड है, गोट प्लग। तो इसमें भी वही साइन, हाई फीवर, नेजल डिस्चार्ज, डायरिया, रेस्पिरेटरी साइंस वही आपको नजर आएंगी जो वहां पे नजर आएंगी। ठीक है, ये डायरिया, नेजल डिस्चार्ज, फीवर, इसका भी क्या है, ये जीनस मोरबिली वायरस से होती है और फैमिली पैरामेक्सोविरिडाई। ये तीन चार डिजीजेस आपने याद रखनी है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है और ये आगे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काज्ड बाय पैरामेक्सो। तो ये तीन चार के आपको नाम पता हो, एक तो रेंडर पेस्ट हो गई, दूसरी ये, इसका भी सेम काजेटिव एजेंट है, मोरबिली वायरस और पैरामेक्सो वायरस। ठीक हो गया। उसके साथ हम डॉग में एक प्रॉब्लम होता है, ये नीचे आएगा, कैनाइन डिस्टेम्पर, उसका भी ये सेम जो है ना काजेटिव एजेंट है, मोरबिली वायरस, पैरामेक्सोविरिडाई। तो ये तीन डिजीजेज हैं एनिमल में जिनके सेम काजेटिव एजेंट है, और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका 2018 में भी, 20 में भी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और मीजल डिजीज ये ह्यूमंस में होती है, इसका भी सेम काजेटिव एजेंट है। ये पढ़ता हूँ, बट अभी आप, हमने दो प्रॉब्लम्स पढ़े हैं जिनका आपको सेम नजर आ रहा है। बाकी ये सच इनसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका सिनोनिम बताओ। पीपीआर को गोट प्लग कहा जाता है और रिंडर पेस्ट को केटल प्लग कहा जाता है। बाकी साइन इन दोनों की सेम ही है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो वायरल प्रॉब्लम है वो है बोवाइन वायरल डायरिया, बीवीडी इसको कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है, यहाँ से भी एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, काजेटिव एजेंट। इसको कहा जाता है म्यूकोजल डिजीज। ठीक है, ये सबसे ज्यादा केटल में डायरिया करवाता है डिजीज, वायरल प्रॉब्लम है बोवाइन वायरल डायरिया। इसका काजेटिव एजेंट क्या है ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेस्टी वायरस या टोगा वेरिडाई। ठीक है, ये इसकी फैमिली है टोगावेरिडाई, या टोगावेरिडाई का अदर नेम भी है, वो भी अपने पास नोट डाउन कर लें, क्योंकि वो नाम चेंज करके दे सकता है, फ्लेवी वेरिडाई। क्या, फ्लेवी वेरिडाई। ठीक है, फ्लेवी वेरिडाई या टोगा वेरिडाई, कोई भी ऑप्शन में आए वो एक ही बात है। या अगर वायरस पूछ ले तो पेस्टी वायरस। तो ये पेस्टी वायरस से होता है, जो है ना, इसमें भी वही फीवर तो नाम से ही जाहिर है, तो डायरिया इसमें वाटरी डायरिया बहुत होते हैं, और दूसरे साइंस भी फिर नजर आते हैं। ठीक है, तो इसका नाम और इसका काजेटिव एजेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि बोवाइन वायरल डायरिया को म्यूकोजल डिजीज कहा जाता है, और ये पेस्टी वायरस से होती है, और इसकी फैमिली है टोगोवेरिडाई या टोगावेरिडाई या फ्लेविवेरिडाई। ठीक है, बाकी वही सेम चीजें आपको नजर आएंगी इसमें भी। तो ऐसा इनकी साइंस से कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अल्सर्स वगैरह बनेंगे माउथ पे, टेम्परेचर हाई, डायरिया। ठीक है, इसोफेगस, ह्यूमन एब्डोमेन पे निशान वगैरह हो जाते हैं, और जिससे जीआई ट्रैक्ट इफेक्ट हो जाता है। फिर आती है ब्लू टंग, यहाँ से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्लिनिकल साइंस से भी, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो ब्लू टंग सबसे पहले एक क्वेश्चन क्या बनता है, इट इज एन इन्फेक्शियस एंड नॉन कंटेजियस डिजीज है। नॉन कंटेजियस है मतलब ये डिफरेंट एनिमल्स में स्प्रेड नहीं होती। जैसे एफएमडी हमने पढ़ा कंटेजियस है ना, कि एक एनिमल में है, फिर वहां से अगर उसने उसको डायरेक्ट टच किया तो वो उसमें भी हो जाएगी, ये कंटेजियस इसको कहा जाता है। तो ये नॉन कंटेजियस वायरल प्रॉब्लम है, मतलब एक से डायरेक्ट दूसरे एनिमल में जल्दी में फैलता नहीं है ये। ठीक है, इसका कॉजेटिव एजेंट सबसे पहले देख लें क्या है, और बी वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट है, और बी वायरस। या इसकी फैमिली भी आपने थोड़ी सी जहन में बिठानी है, वो होती है रियो वेरिडाई। क्योंकि फैमिली इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी ये फैमिली से भी ऑप्शन में ना आ जाते हैं। तो रियो वेरिडाई या और बी वायरस, ये इसके आपने कॉजेटिव एजेंट या एटियोलॉजी जो है उसमें ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो और क्या है, ये अर्थ्रोपोड बोन डिजीज है। सबसे पहले तो ये इन्फेक्शियस है, नॉन कंटेजियस है, ये भी याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि ऊपर हमने जितनी भी पढ़ी सारी क्या थी, कंटेजियस प्रॉब्लम थे।
तो ये नॉन कंटेजियस है, तो ये एक्सेप्ट के केस में आ सकता है, या जो है ना जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आर्थ्रोपोड कौन से होते हैं? जो इंसेक्ट के थ्रू डिजीज ट्रांसमिट होती है, जैसे मॉस्किटोज हैं, टिक्स हैं, फ्लाइज हैं। इनके थ्रू, इनकी जो है ना मदद से जो डिजीज ट्रांसमिट होती है, वो एनिमल को बाइट करते हैं, वहां से जो डिजीज होती है, तो इसलिए उनको कहा जाता है आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज। तो ये भी होती है इनकी, इंसेक्ट्स की बाइट से ब्लू टंग। वायरल प्रॉब्लम है, फिर वायरल होता है ये शीप में जो है ना प्रीडोमिनेंटली होता है, कैटल एंड गोट को ज्यादा इफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, अभी इसकी साइंस क्या है? फीवर ज्यादा होगा, ये तो सब में होता है, कफिंग, सलाइवा ज्यादा निकलना, ये चीज आपने याद रखनी है यहाँ पे। कैटरल इन्फ्लामेशन होगी, जिसमें आपको बताया था फ्लूइड्स वगैरह डिस्चार्ज होते हैं नो नेजल रीजन से। ठीक है। उसके साथ क्या हो जाता है? साइनोटिक या ब्लूइश अपीयरेंस ऑफ टंग। ये तो वैसे सिंपल साइन है, आदमी देख के पहचान सकता है, क्वेश्चन अगर आ जाए, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि ब्लूइश अपीयरेंस ऑफ टंग कौन सी डिजीज में होती है? ब्लू टंग में होती है, क्योंकि इसका नाम भी ब्लू टंग ही है। जब ये डिजीज होती है तो उनकी जो टंग होती है, उनकी जो क्या कहते हैं पिगमेंटेशन होती है, वो ऑक्सीजन की मदद से, क्योंकि ऑक्सीजन के जो है ना रेशो कम हो जाती है, वहां से क्या हो जाता है कि वहां पे कलर चेंज हो जाता है टंग का, ब्लू कलर की टंग हो जाती है इस डिजीज में। बाकी क्या हो जाता है उसके साथ साथ जो है ना नोज से वो जो है ना फ्लड वगैरह भी डिस्चार्ज होती है, स्नीजिंग होती है। ठीक हो गया, और होव्स वगैरह भी पेनफुल होते हैं, ये लिखा भी हुआ है। बाकी ऐसा यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये आपने याद रखना है। कभी कभी ब्लू भी दे सकता है, कभी कभी ये वर्ड भी देख सकता है, साइनोटिक। साइनोटिक का भी मतलब होता है, या जिसको साइनोसिस आपको मैंने एवियन इन्फ्लुएंजा में बताया था ना, साइनोसिस। तो ये दे सकता है साइनोसिस ऑफ टंग। तो तभी बात क्या होगी? ब्लू टंग की बात होगी। तो ये एक साइन इसकी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। दूसरा, ये अर्थोपोड बोन डिजीज है, इंसेक्ट के थ्रू फैलती है। ये फ्लाइज हैं, कौन 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 सी हैं, ये उसका नाम भी दिया हुआ है, क्ल्यूकॉइड्स। ये भी आपने याद रखना है, पेपर में नहीं आया है कभी ये। जो बताया ना अर्थोपोड्स में ये फ्लाइज भी आती हैं, तो कौन सी फ्लाइज? ये इसका साइंटिफिक नेम है क्ल्यूकॉइड्स। तो इनकी मदद से ये ट्रांसमिट होती है डिजीज। मॉस्किटो से भी होती है, तो उनके ये इतने यहाँ टिक्स से भी। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर ये होता है इन्वॉल्व जो डिजीज को स्प्रेड करने में मदद देता है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, सबसे ज्यादा बस टंग जो है वो इफेक्ट होती है इसमें, वहां पे अल्सर्स वगैरह भी बनते हैं, नोड्यूल्स। और उसके साथ इसकी अपीयरेंस जो होती है वो ब्लू हो जाती है, ब्लू टंग में। और ये नॉन कंटेजियस डिजीज है, अर्थोपोड बोन है, थ्रो जो है ना इंसेक्ट वगैरह से ट्रांसमिट होती है, फ्लाई से, जिसका नाम है क्ल्यूकॉइड्स। और जो है ना क्या होता है, स्टमटाइटस, माउथ में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, बकल कैविटी में, नोज में, और लेमनेस यहाँ से हो जाती है। ठीक है। तो ये तीन चार चीजें, फिर इसको रिवाइज करते हैं क्या क्या चीजें याद रखनी है। नंबर वन के अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी डिजीज नॉन कंटेजियस है, तो पहला अगर ऑप्शन में मौजूद है ब्लू टंग, तो ब्लू टंग करना है। अगर पूछा जाए अर्थोपोड बोन कौन सा वायरल प्रॉब्लम है, तो वो भी होगा ब्लू टंग। तीसरी इनकी यहाँ से साइंस है, सारी साइंस मिला के देगा, आपने इस पे फोकस करना है कि साइनोसिस ऑफ टंग या ब्लूइश अपीयरेंस ऑफ टंग किस में होती है? ब्लू टंग में होती है। ये दिखाता हूँ, 2023 में क्वेश्चन आया था। और इसकी एटियोलॉजी में काजेटिव एजेंट क्या है? और भी वायरस फैमिली है, रियोवेरिडाई। और अगर पूछा जाए कि कौन सी फ्लाई से ये ट्रांसमिट होती है, क्ल्यूकाइड से होती है। यहाँ कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये किस से होती है ट्रांसमिट, तो आपने याद रखना है फ्लाइज की मदद से ये ट्रांसमिट होती है। ठीक है। बाकी ये दूसरे कोई मेजर साइंस इसके नहीं है। ये क्वेश्चन चलो दिखा देता हूँ, आया था 2023 में, ताकि आपको क्लियर हो जाए।
ये देखें, ये क्वेश्चन था 6 नंबर क्वेश्चन। एडिमा एंड साइनोसिस ऑफ टंग आर सो स्ट्राइकिंग दैट कैन द नेम ऑफ द डिजीज इज गिवन बाय। ठीक है। तो साइनोसिस यहाँ पे देखो ना, उसने ब्लू का वर्ड नहीं दिया है। साइनोसिस का क्या मतलब होता है? जब पिगमेंटेशन ब्लू हो जाती है, अपीयरेंस ब्लू हो जाती है, उसको साइनोसिस कहा जाता है। ये मैंने पहले भी आपको इन्फ्लुएंजा में बताया था। तो यहाँ पे उसने देखो नाम दिया, क्योंकि अगर ब्लू देता तो फिर तो और भी पहचानने में आसानी हो जाती। साइनोसिस का क्या मतलब है? ये टंग का वर्ड दिया है कि किसकी साइनोसिस हो रही है? टंग की साइनोसिस हो रही है। और अगर हम और भी कंसेप्ट बिठाएं तो एक्टिनोमाइकोसिस में और बेसिलोसिस में। बेसिलोसिस में तो हमने सॉफ्ट टिश्यूज की बात की थी, बट यहाँ पे मैक्सिला एंड मैंडिबल मून की थी। ठीक है, वहां पे कोई साइनोसिस वगैरह अपीयरेंस चेंज नहीं हो रही थी, पिगमेंटेशन चेंज नहीं हो रही थी, और ब्लू टंग ऑप्शन में मौजूद है। तो हम ब्लू टंग की तरफ जाएंगे। तो ये जो ना, इस तरीके से इसकी क्लिनिकल साइन इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो 3 4 क्वेश्चन और बताए वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। नॉन कंटाजियस है, अर्थोपोड बॉर्न है, इसका काजेटिव एजेंट और भी वायरस रियोवेरिडाई, और फ्लाइज कौन से क्ल्यूकॉइड से ये ट्रांसमिट होती है। बस यहाँ तक ये इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एफेमरल फीवर, ये भी वायरल प्रॉब्लम है, एफेमरल फीवर। तो इसका क्या सिनोनियम है? 3 डे सिकनेस। क्या कहा जाता है? 3 डे सिकनेस इसको कहा जाता है। मतलब जो है ना, थोड़ा बुखार आता है, फिर जो है ना, एनिमल को बुखार नहीं होता, फिर 2 दिन के बाद बुखार आता है, इसी फॉर्म में आता रहता है बुखार। इसलिए इफिमरल वर्ड का मतलब ही होता है शॉर्ट लिविंग, जो थोड़ा बहुत बुखार आए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। तो इसमें भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इसका जस्ट आपने काजेटिव एजेंट याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, वो क्या है? रेप्डो वेरिडाई आपने याद रखना है। क्या याद रखना है? रेप्डो वेरिडाई। रेप्डोवेरिडाई, ठीक है। तो ये इसका एक काजेटिव एजेंट इफिमरल फीवर का, बट ये भी कभी पेपर में नहीं आया। इसका नाम आ सकता है कि 3 डे सिकनेस किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है इफिमरल फीवर को। ठीक है, ये नाम इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर काजेटिव एजेंट पूछ ले तो रेप्डो से होता है ये। काउपॉक्स से, ये पॉक्स वायरस, ये भी आपको पता है। इसमें भी क्या बनते हैं, जहाँ जो है ना, इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाती है माउथ वगैरह में, या स्किन पे पॉक्स वगैरह बनते हैं। ये ह्यूमन में भी होता है वैसे। तो इसका क्या होगा? पॉक्स वायरस सिंपल ही इसका काजेटिव एजेंट होगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना पेपर के हवाले से, क्योंकि काउ पॉक्स से, ये पॉक्स वायरस से होगी। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। लेशंस वगैरह बनते हैं स्किन पे, उडर पे, टीथ पे। अक्वाइन इन्फ्लुएंजा। अक्वाइन इन्फ्लुएंजा है तो ये हार्सिस में जो इन्फ्लुएंजा होता है ये उसमें, ठीक है। अक्वाइन इन्फ्लुएंजा हार्सिस में ये होता है। सेम इसकी वो जो है ना, काजेटिव एजेंट है जो हमने एवियन इन्फ्लुएंजा में पढ़ा था, अर्थो मैक्सोवेरिडाई। ठीक है, अक्वाइन इन्फ्लुएंजा, बट ये होता है हॉर्स के केस में होता है ये। बाकी स्पीशीज को ये इफेक्ट नहीं करता है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें भी वही सेम साइन है जो हमने इन्फ्लुएंजा में भी पढ़ा था, कि जो है ना, फीवर वगैरह हो जाएगा, उसके साथ नेजल डिस्चार्ज होगा, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होंगे, ये वो ट्रेकिया वगैरह इफेक्ट हो जाती है यहाँ से। तो ऐसा सच यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी साइंस। इसका काजेटिव एजेंट बस आपको बताओ कि अक्वाइन इन्फ्लुएंजा का भी काजेटिव एजेंट वही है, अर्थोमेक्सोवेरिडाई। भुलाने के लिए वो यूज कर सकता है ना। देखो, अगर पोल्ट्री में भी अक्वाइन का दे दे तो वो पूछ सकता है, ताकि आप परेशान हो। तो इन्फ्लुएंजा का वर्ड जब भी आ जाए, उसका अगर काजेटिव एजेंट पूछे तो ये अर्थोमेक्सोवेरिडाई ही होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है बोआइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी। ठीक, इंसेफ्लो वर्ड आपको बताया है, जब भी लग जाए ये ब्रेन का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसको कहा जाता है BSE, बोआइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, BSE इसको कहा जाता है। इसका काजेटिव एजेंट पूछा जाता है, आपने याद रखना है इसका काजेटिव एजेंट क्या है? प्रियोन पार्टिकल्स। ये लिखा भी हुआ है, जिसको कहा जाता है प्रोटीन पार्टिकल्स। या उसके लिए वर्ड आता है प्रियोन। कोई भी ऑप्शन में हो, ये भी 2 दफा क्वेश्चन आपके वीओ में आ चुका है। बोआइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी का काजेटिव एजेंट क्या है? प्रियोन। अभी ये समझाता हूँ ये क्या होता है। ये होते हैं प्रोटीन्स। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, जो मिसप्लेस हो जाते हैं या मिसफोल्ड हो जाते हैं, ब्रेन में जाके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। उससे एनिमल क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। ठीक है। तो क्या है? ब्रेन का प्रॉब्लम है तो ब्रेन में क्या होगा? डिजेनरेशन होगी ब्रेन के टिश्यू में।
उससे फिर एनिमल के में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे या ब्रेन डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिससे वो जो है ना उसकी डेथ हो जाती है एनिमल की। ठीक है, तो ये आपने इसका कॉजेटिव एजेंट याद रखना है कि ये किससे होता है, प्रियॉन पार्टिकल से होता है। और ये प्रियॉन पार्टिकल प्रोटीन पार्टिकल्स को कहा जाता है। तो ज्यादातर अगर एनिमल्स को प्रोटीन खिलाए जाते हैं, काऊ वगैरह को, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये इसमें जो प्रियॉन होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं, प्रोटीन्स के पार्ट वो डायरेक्ट ब्रेन को जाके इफेक्ट करते हैं। तो उससे फिर एनिमल का जो ब्रेन होता है वो जो है ना अपनी जगह से हट जाता है, डिस्ट्रक्शन उसमें हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है, जिससे उसके में जो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं ब्रेन में, उनमें उनके टिश्यूज खराब हो जाते हैं। इससे फिर एनिमल जो है ना वो हो जाता है, पागल हो जाता है। ठीक है, पागल होने का सेंस के मतलब वो ऐसे मूवमेंट वगैरह करता है, गेट उसका हेड रीजन एबनॉर्मल हो जाएगा, बिहेवियर डिसऑर्डर एटेक्सिया हो जाएगी। ठीक है, एक्सेस सलाइवा प्रोड्यूस होगा, हेड को रब करेगा डिफरेंट जगहों पे, क्योंकि ब्रेन में उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, इनकोऑर्डिनेशन हो जाएगी, मूवमेंट वगैरह नहीं कर पाएगा। तो ये इसके साइंस हैं, ये साइंस वगैरह से इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बट आपने ये याद रखना है कॉजेटिव एजेंट, कि बीएससी का पॉजिटिव एजेंट क्या है, प्रियॉन पार्टिकल है। ठीक है, बाकी और इसका कोई रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, अबॉर्शन से रिलेटेड कोई चीज भी नहीं है। ठीक है, अगर होती तो मैं आपको बताता। कभी कभी ना ऑप्शन में ये बहुत दफा आती है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसके ऑप्शन में ये डिजीज का नाम आता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसका बस सिंपली यही काम है, वो ब्रेन उसका डिस्ट्रक्शन उसकी हो जाती है, बाकी ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम ना वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कोई इफेक्ट करती है, कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, ये क्लियर कट रखना है। बस उसका ब्रेन जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें न्यूरॉन्स वगैरह में होल्स हो जाते हैं प्रोटीन ज्यादा लेने से। तो वो है ये, इसका कंट्रोल भी यही है। देखो, बैन ऑन फीडिंग ऑफ रूमिनेंट ड्राइड प्रोटीन फीड, तो ज्यादा जो प्रोटीन फीड खिलाई जाती है उससे ये जो होता है ना, तो उससे को कंट्रोल करने के लिए भी यही होता है कि प्रोटीन की फीड को रोका जाए फौरन। ठीक है, तो ये बीएससी एक और भी है, शीप में होता है स्क्रैपी, वो हम नीचे पढ़ते हैं, वो भी इससे ही होता है, सेम कॉजेटिव एजेंट है वही, बट वो शीप में होता है, ये होता है काऊ में, बोआई में, बीएससी। फिर आती है कैनाइन डिस्टेम्पर, ये अभी डॉग का प्रॉब्लम है, डॉग्स में वायरल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कार्निवरस में होता है, हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है ये भी। तो इसमें क्या क्या साइंस हैं बता देता हूँ, फिर यहाँ से नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले फीवर होता है ज़्यादा, उसके बाद रिस्पायरेटरी साइंस भी होती हैं। तीन किस्म की साइंस होती हैं यहाँ पे, रिस्पायरेशन की भी, डाइजेस्टिव सिस्टम की भी, और न्यूरोलॉजिकल भी। ये तीन जगहों पे इसकी साइंस देखी जाती है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, रिस्पायरेटरी सिस्टम, वरना आप देख रहे थे कहीं रिस्पायरेशन था, डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट नहीं कर रही थी वायरल प्रॉब्लम, बट ये तीनों सिस्टम पे इफेक्ट करती है। तो रिस्पायरेशन सिस्टम पे भी, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी, और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे भी या नर्वस सिस्टम पे भी। तो क्या क्या चीजें होती हैं अभी इसमें, ये लिखे भी हुए हैं इसके फॉर्म। पल्मोनरी फॉर्म ये रिस्पायरेशन का फॉर्म है, जहाँ पे ये ब्रोनकाई वगैरह डैमेज हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां पे यहाँ पे वुमेंटिंग, एब्डोमिनल पेन, वही छोटी छोटी सेमी चीजें, सेमी क्लिनिकल साइंस हैं। बट आपने यहाँ पे ये एक चीज क्लियर करनी है कि ये तीनों फॉर्म्स पे इफेक्ट करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम वही लॉस ऑफ एपिटाइट, वुमेंटिंग, यही चीजें होंगी। उसके बाद ओक्यूलर फॉर्म, ये आईज वगैरह भी यहाँ पे उनमें भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहां से पस वगैरह भी डिस्चार्ज होता है। और नर्वस सिस्टम में यहाँ से रेस्टलेस हो जाता है, और उसके साथ सलाइवा ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ये चीजें हैं इसमें। हेड वगैरह जो है ना, उसमें क्या हो जाते हैं, शिवरिंग हो जाती है हेड में, हेड की मसल्स में, जाज में। तो यहाँ से आपने क्या चीज फॉर्म से याद रखनी है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा फॉर्म कॉमन होता है केनाइन डिस्टेम्पर में, पेपर के हवाले से बता रहा हूँ, तो आपने याद रखना है पल्मोनरी फॉर्म। ठीक है, जो पल्मोनरी फॉर्म होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है डॉग्स में जब ये प्रॉब्लम होती है। तो ये रिस्पायरेशन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, या नमूनिया वगैरह काज करवाता है, लंग्स वगैरह को ज्यादा डिजीज डैमेज करवाती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, तीनों फॉर्म्स होते हैं, पल्मोनरी भी होता है, डाइजेस्टिव भी होता है, और नर्वस भी होता है। तीनों साइंस वो दिखा सकता है, बट सबसे कॉमन कौन सी है, वो है पल्मोनरी फॉर्म, ये वाला। ये कॉमन है, और ये क्वेश्चन वैसे आ भी सकता है कि कौन सा फॉर्म इसका कॉमन है, वो है पल्मोनरी फॉर्म।
ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या चीज है, इसका एक अदर नेम भी है, वो भी आपने याद रखना है। हार्ड पेड डिजीज। हार्ड पेड डिजीज किसको कहा जाता है? केनाइन डिस्टेम्पर को कहा जाता है। तो जो उसके फुट वाली रीजन होती है या नोज वाली रीजन होती है वो, इसके क्योंकि क्यूटिनस फॉर्म भी है इसका, क्योंकि यहाँ पे रेशेस वगैरह भी बनते हैं, दाने वगैरह भी बनते हैं डॉग की स्किन पे। तो उससे क्या हो जाता है कि वो उसमें इरिटेशन ज्यादा होती है एनिमल को, डॉग को। तो उससे जो स्किन होती है वो हार्ड हो जाती है, और इसको इसलिए कहा जाता है हार्ड पेड डिजीज। ये आपने याद रखना है। ठीक है, हार्ट पे डिजीज अगर पूछा जाए किसको कहा जाता है, वो केनाइन डिस्टेम्पर को कहा जाता है। और इसके तीन फॉर्म्स होते हैं, पल्मनरी, डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। और सबसे कॉमन कौन सा है? पल्मनरी फॉर्म है। साइन ये छोटी छोटी सेम ही है। ठीक है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी स्पेसिफिक साइन से कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सेम ही है ना डाइजेस्टिव में, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट, वोमेंटिंग, एब्डोमिनल पेन। बट कहने का मतलब ये है कि ये तीनों फॉर्म्स में इफेक्ट करती है, और उसके साथ जो स्किन वाली रीजन होती है जिसे क्यूटिनस फॉर्म भी कहा जाता है, तो वहां पे भी ये इफेक्ट करती है। तो उसके बाद जब स्किन पे इफेक्ट होता है तो वहां पे इतने रेशेस वगैरह बनते हैं जिससे स्किन हार्ड हो जाती है, उसके टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, इसलिए इसको हार्ड पेड डिजीज कहा जाता है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, हार्ड पेड डिजीज किसको कहा जाता है? केनाइन डिस्टेम्पर को कहा जाता है। ये आपने नाम इसका अदर नेम याद रखना है, केनाइन डिस्टेम्पर का। और ये किससे होती है? वही आपको ऊपर भी बताया था, यहाँ पे तो इसका चलो नहीं लिखा हुआ। वो है वही मोरबिली वायरस और पैरामेक्सोवेरिडाई। मोरबिली वायरस और पैरामेक्सोवेरिडाई सेम काजेटिव एजेंट है इसका। तो तीन डिजीजेज हैं, कौन कौन सी? रिंडरपेस्ट, पीपीआर और केनाइन डिस्टेम्पर। और ह्यूमंस में होती है एक मीजल्स। मीजल्स होती है ह्यूमंस में, उनमें उनका भी काजेटिव एजेंट है सेम। ठीक है, तो ये तीनों चारों प्रॉब्लम्स, एनिमल्स की बात करें तो ये तीनों प्रॉब्लम, रिंडरपेस्ट, पीपीआर और केनाइन डिस्टेम्पर, इनका काजेटिव एजेंट सेम है। और इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मीजल्स, इनका भी काजेटिव एजेंट सेम है सबका। कौन सा है? मोरबिली वायरस एंड पैरामेक्सो वेरिडाई। ये क्वेश्चन लास्ट में देखते हैं इसका। ये आया हुआ है वैसे, कि जो है ना इनसे कौन सा जो है ना वो है, पैरामेक्सो का नहीं है, एक्सेप्ट करके ऐसे एक्सेप्शन में पूछा था। तो यहां से ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके नाम वगैरह। फिर आती है रेबीज। 8 मिनट है, इनको डिस्कस करते हैं रेबीज को। रेबीज आप सबको पता है, ये तो हाईली जूनोटिक डिजीज भी है ये। ठीक है, तो ये क्या है? जूनोटिक डिजीज है ये। क्या क्या चीजें हैं रेबीज में? इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें, काजेटिव एजेंट क्या है? लीजा वायरस या रेप्डोवेरिडाई फैमिली है। ठीक है, रेप्डोवेरिडाई या लीजा वायरस, जो भी ऑप्शन में आए वो इसका होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लीजा वायरस या रेप्डोवेरिडाई। और इस वायरस की शेप कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बुलेट शेप। अगर पूछा जाए कि रेबीज वायरस की शेप कैसे है, बुलेट शेप उसकी शेप होती है। जो बुलेट होती है गन्स में यूज होती है, उसकी तरह इसकी शेप होती है वायरस की। तो ये शेप आपने याद रखनी है इसकी। बुलेट शेप वायरस कौन सी होती है? रेबीज होती है। एक चीज आपने ये याद रखनी है। ये मैन में होता है, अनदर वार्म ब्लडेड एनिमल कोल्ड ब्लडेड आर कैरियर्स। कोल्ड ब्लडेड मतलब जो पानी वगैरह में रहते हैं, रेप्टाइल्स वगैरह, वो लेके आते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो भी हैं जितने मैमल्स वगैरह, ये उनमें होती है रेबीज। तो ये क्या होता है आपको पता है? ये डॉग की सलाइवा से जो है ना होती है रेबिस वायरस, जिससे ये फिर ह्यूमंस को भी इफेक्ट करती है, इंक्लूडिंग एनिमल्स को भी इफेक्ट करती है। तो डॉग इसका मेन सोर्स है उसकी सलाइवा। तो वो अगर कोई ओपन वाउंड वगैरह होगा तो वहां से फिर ये ब्लड में आ जाता है, जिससे जो ब्रेन होता है उसको ये आगे चल के डैमेज कर लेता है। अभी इसके जो है ना यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक तो ये आ सकता है कि ये जूनोटिक डिजीज है या नहीं है, या यहाँ से कौन सी जूनोटिक डिजीज है, तो रेबीज आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। दूसरा इसका लीजा वायरस, रेप्टोवेरिडाई, और इसकी शेप क्या है? बुलेट शेप है। इसके होते हैं दो फॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट है इसके। एक है फ्यूरियस फॉर्म, दूसरा है डम फॉर्म। ये दोनों फॉर्म्स आपने याद रखने हैं, फ्यूरियस फॉर्म एंड डम फॉर्म, ये दोनों रेबीज के फॉर्म है। फ्यूरियस फॉर्म कौन सा होता है? ये फ्यूरियस बोला जाता है एग्रेसिव को। किसको कहा जाता है? एग्रेसिव। तो जब ये कंडीशन होती है या इस फॉर्म में क्या होता है, एनिमल बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एग्रेसिव हो जाता है।
और इसमें एनिमल जो है वो बाइट करता है लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। लिविंग ऑब्जेक्ट्स या जिसको एनिमेंट ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है, आपको पहले भी बताया था, लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, तो उनको जो है ना खाना या बाइट करना शुरू करता है। अगर आप ह्यूमंस में भी देखेंगे जिनको रेबिस होती है, अल्लाह ना करे, बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं, वो अगर वुड उनको नजर आएगा, लकड़ी नजर आएगी, कोई शीशा नजर आएगा या ह्यूमन नजर आएगा, तो ये सारी क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजें, तो वो उनको बाइट करना शुरू करेगा, क्योंकि डॉग वाले उसमें चीजें आ जाती हैं। इसको कहा जाता है फ्यूरियस फार्म। एक फार्म ये होता है जिसमें वेरी एक्साइटेड हो जाता है वो। दूसरा होता है डंप फार्म या पैरालिटिक फार्म। डंप फार्म एंड पैरालिटिक, ये तो नाम से भी जाहिर है, इसमें क्या हो जाता है, एनिमल पूरा पैरालाइज हो जाता है, वीक हो जाता है, वो चल फिर नहीं सकता, बिल्कुल गिर जाता है एक ही जगह पे। तो जो है ना पैरालिसिस यहाँ पे हो जाती है। तो ये दो फॉर्म से गुजरता है एनिमल, जब जिसमें जो है ना रेबीज ये होती है। ठीक है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना है। इंक्यूबेशन पीरियड बता चुका था, किससे कहा जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है कि जब तक डिजीज या डिजीज की या इन्फेक्शन की एंट्री से लेकर तो अपीयर फर्स्ट साइन तक जो टाइम होता है उसको मेडिसिन में इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 90 डेज। कितना होता है, 90 डेज। तो ये पहले दिन पे अगर डॉग ने बाइट किया है तो फर्स्ट डे पे भी ये साइन दिखा सकता है, और जाके ये 90 डेज तक भी, 90 से भी ज्यादा होता है, बट पेपर के हवाले से आपने 90 याद रखना है कि 90 डेज तक इसका जो है ना इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो एक दिन पे भी ये अपने क्लिनिकल साइंस दिखा सकता है, और जो है ना 2 मंथ के बाद भी दिखा सकता है, 2.5 मंथ के बाद, 3 मंथ तक वो साइंस दिखा सकता है। और जब ये साइन दिखाएगा तब हम कहेंगे कि ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है ना। तो इसलिए आप देखते हैं जिनको अगर कोई डॉग वगैरह बाइट करता है तो उनको कहा जाता है फौरन आप जो है ना रेबीज की वैक्सीन करवाओ, क्योंकि उन्हें होता है कि कब भी ये, क्योंकि इसका पता नहीं होता, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही ज्यादा होता है कि ये कभी भी हमला कर सकती है या कभी भी ये साइंस दिखा सकती है। तो आपने पेपर के हवाले से, वैसे 90 डेज से भी ज्यादा होता है, 4 मंथ भी होता है, काफी बुक्स में लिखा हुआ है, बट आपने 90 डेज पेपर में याद रखना है। और बस ये चीजें, इसके दो फार्म्स इंपॉर्टेंट हैं, फ्यूरियस फार्म जिसमें वेरी एग्रेसिव हो जाता है और वो बाइट करता है एनिमेंट ऑब्जेक्ट्स या नॉन एनिमेंट ऑब्जेक्ट्स, जिसको लिविंग ऑब्जेक्ट्स या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो जिनको रेबीज होगी, आप देखेंगे एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, तो वो जब एग्रेसिव हो जाते हैं तो वो उनको जो भी चीज नजर आती है, और वो जो है ना उनको वो खाना या बाइट करना चाहते हैं, क्योंकि वो वेरी एग्रेसिव होते हैं। और डम फॉर्म में आकर लास्ट में आके वो पैरालाइज हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और ये होता है हाइड्रोफोबिया भी इसमें होती है, ये भी आपने याद रखना है। हाइड्रोफोबिया किसे कहा जाता है, ह्यूमंस में जब रेबीज होती है तो उनको होता है हाइड्रोफोबिया। तो ये कभी कभी ना पेपर में ये क्वेश्चन मिला के दे तभी आपको क्लियर होना चाहिए। हाइड्रोफोबिया कहा जाता है किसको, फियर ऑफ वाटर को। फोबिया का मतलब होता है फियर, खौफ। तो हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर। तो आप देखेंगे जिनको रेबीज होती है मोस्टली ह्यूमंस में, आप उन्हें पानी देंगे तो वो पानी से डरता है, बहुत डरता है पानी से। तो उन्हें क्या हो जाता है, पानी से फियर हो जाता है। तो हाइड्रोफोबिया भी रेबीज को कहा जाता है। ठीक है। बट ये ह्यूमंस में कहा जाता है, बट नाम आपको ये जरूर पता हो। तो ये क्या क्या चीजें यहाँ से याद रखनी है हमें। सबसे पहले लीजा वायरस रेब्डोवेरिडाई, इसकी शेप होती है बुलेट शेप, और इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक फ्यूरियस और डम फॉर्म। फ्यूरियस में वो वेरी एग्रेसिव हो जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को बाइट करना चाहता है, और डम फॉर्म में वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। और जो रिजर्वायर्स हैं इनके, जो इनको लेके आते हैं वायरस, जहाँ पे ये वायरस सेफ होती है, वो होते हैं बेट्स एंड वेम्पायर्स। ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, बेट्स वगैरह आपने देखे होंगे। तो ये वहाँ उनमें वायरस होती है, वहां से ये फैलती है फिर डिफरेंट एनिमल्स में। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपने याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि इसका रिजर्वायर कौन सा है, जहाँ पे ये जो वायरस है वो वहाँ पे नेचुरली रहती है और उनको इफेक्ट नहीं करती है, बट उनकी मदद से फिर जो वायरस होती है वो आगे ट्रांसमिट होती है। ठीक है। नेचुरली लिविंग जो है ना एनिमल्स, तो वो है बेट्स एंड वेम्पायर्स। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ से जो है ना वायरस यहाँ पे मौजूद होती है, या ये वायरस को लेके आते हैं बेट्स एंड वेम्पायर्स। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। तो ये ओवरऑल रेबीज से क्वेश्चंस बनते हैं जो पेपर में आ सकते हैं।
इसका ना भी ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये डंप फार्म ये नहीं पढ़ना है ला, डंप फार्म में बस सिंपल ही याद रखना है, पैरालाइज हो जाता है बस। बेहरा हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक इसका भी ट्रीटमेंट है ही नहीं। एंटी रेबीज वैक्सीन आती है ह्यूमंस में। तो ये क्वेश्चन ना कहाँ पे आया था, 2020 में शायद ये आया था। पहला क्वेश्चन था ये। इंशाल्लाह अभी वहां पे आपको समझाता हूँ, समझ आ जाएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन पे गौर करें। डैश डैश फार्म्स ऑफ रेबीज डॉग अटेम्प्ट टू बाइट एनिमेंट एंड इन एनिमेंट ऑब्जेक्ट्स। एनिमेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, और इन एनिमेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, जिनमें जान नहीं होती। जैसे शीशा हो गया, वुड हो गया, लकड़ी हो गई, चेयर हो गई, टेबल हो गई, दीवारें हो गई। ये क्या होता है, इनको वो बाइट करना शुरू करेगा। तो ये कब करेगा, जब एग्रेसिव होगा ना, एग्रेसिव होगा। और उसको क्या कहा जाता है, फ्यूरियस फॉर्म। डंप फॉर्म में तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल बेरा हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, फिर कभी रिपीट हो जाए तो आपने जहन में बिठाना है ये। ठीक है, तो यहां तक ये करते हैं आज की क्लास मेडिसिन की ना, रेबीज तक।